तो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो समझने इसी से कोई स्टार्ट करता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे क्वेश्चन आजकल आते हैं, इवन एडवांस और मेंस में तो आते ही हैं यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैंने जो एक एग्जांपल लिया होगा इसमें, तो बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। बोरन, एल्युमिनियम। सबसे पहले देखना है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो किस पीरियड के लिए होता है वहां पे। दैट मीन्स एन का वैल्यू क्या होता है। एन का जो वैल्यू था एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पॉइंट ये आ रहा होगा उसमें कि जो एन का वैल्यू हो वो 4 या 4 से ग्रेटर हो, देन वहां पे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। और वो क्यों ऐसा होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एग्जांपल लिया था, इसको समझ लोगे फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब यहाँ पे बोरन का एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए, 5, 13, गैलियम का क्या आ जाएगा 31, इंडियम का 49 और फिर ये 81। सबका कन्फिगरेशन भी लिखना होगा तुम्हें यहाँ पे, विदाउट कन्फिगरेशन में इसको समझ नहीं सकते यहाँ पे। तो बोरन एल्युमिनियम का तो सबको पता ही है यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा शॉर्ट में अगर लिखो तो हीलियम। इस पैटर्न पे अगर मैं लिखूं 2s2 2p1, एल्युमिनियम का। सबको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का क्या आ जाएगा यहाँ पे है आर्गन। अब इसमें भी क्या देखो यहाँ पे, 4:4 सही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा आर्गन 3d10 4s2 4p1, ये भी आएगा यहाँ पे। बट मैं सिर्फ अगर आउटर कन्फिगरेशन लिखूं यहाँ पे है, देखिए 4s2 4p1 आ रहा था, 2s2 2p1। इस तरीके से ये जो भी आएगा इसमें देख लोगे, इसमें आउटर में क्या आ जाता है 5s2 5p1, जो भी इसमें वैकेंट स्पेस में छोड़ दे रहा हूँ। और इसमें भी क्या रहता है यहाँ पे है 6s2, यहाँ पे 5s2 5p1, 6s2 6p1, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। अब इस केस में जब कन्फिगरेशन लिखने के बाद अब देखना है यहाँ पे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है उसको एक बार रेडी भी करो वहां पे सब लोग। उसमें क्या था, जो आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन कौन सा आ रहा है इसमें 2s2 3s2। बट स्टार्टिंग का जो था बोरन और एल्युमिनियम, तो जो NH2 का इलेक्ट्रॉन था स्टार्टिंग का, बस 2 लाइन रीड करो तुम लोग। the outermost s electron penetrate to n-1 d electron। n-1 d इलेक्ट्रॉन किसके पास है, दैट मीन्स 3d। 2d तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 3d यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 3d अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स 3d, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, n का वैल्यू 4 हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया था जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो 4 या 4 से ग्रेटर n के लिए होता है, जबकि 4 5 6 इसके लिए होगा। ये पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे। ये 3 n का वैल्यू जब 3 होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होता। तो ठीक है, तो आगे समझते हैं। बैकग्राउंड नॉइज, प्रॉपर वॉइस तो आ रहा है या कुछ नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से? ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे। आ रहा है थोड़ा। ओके, आ रहा है। सर लेकिन कंसिडरेबल नहीं हो। एक मिनट में फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। चलो ठीक है, अगर प्रॉपर थोड़ा बहुत आ रहा है तो फिर वो इग्नोर कर सकते, बहुत ज्यादा है तो फिर देखते हैं उसको हम लोग। अब यहाँ पे क्या रहा है गैलियम, तो गैलियम में क्या रहा है 3d10 4s2। यहाँ पे देखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ से एप्लीकेबल होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या इसमें, सिंपल सा समझना है यहाँ पे कि 3d10 इसमें क्या होगा 4d 5d टाइप से आएगा। इसमें जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है
या 5s के इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का s इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमेशा क्या आ रहा है, पेयर में आ रहा है, 4s2 5s2 6s2, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस केस में। अब जो 3d 4d 5d का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, और प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, क्यों नहीं प्रॉपर शील्ड कर पाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, और जब स्कैटर्ड फॉर्म में होता है तो प्रॉपर जब शील्ड नहीं कर पाता है, इसका जो 4s2 5s2 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ, रेस्पेक्टिव जो एटम है उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और ये अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग के लिए बाहर नहीं जा पाता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन 4s2 5s2 6s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, ये इनर्ट हो गया है, जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट। और जब भी ये इनर्ट होता है कैसे इनर्ट होता है, पेयर में, दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट होता है साथ में यहाँ पे, और जब पेयर में इनर्ट हो रहा है, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर है। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा पाएगा, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, सिर्फ 4p1 का, गैलियम +1, इंडियम भी क्या रहेगा इसमें, +1, और हेलियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जनरली तो ये रहता है, बट कुछ एटम है जिसके साथ की ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4s 5s2 6s2 का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कौन सा केस होगा तो देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। बट इन जनरल यहाँ सोचना है, ये जब इनर्ट हो जाता है सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शनल केस है इसमें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा रहा है 1+2, वो क्या हो जाएगा 3, फिर इंडियम भी क्या रहेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिमिलरली हेलियम भी क्या रहेगा इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पर। ये क्लियर हो गया कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो गैलियम इंडियम थैलियम वो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है, तो एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि व्हाई गैलियम इंडियम थैलियम शो टू ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 while एल्युमिनियम शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका रीजन क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गैलियम +1 इंडियम +1 थैलियम +1 है, अब इसमें भी देखना है कि 4s2 5s2 6s2, तो 6s2 में जो रहेगा इसका जो अट्रैक्शन होता है 4s2 5s2 6s2 के कंपेरिजन में 6s2 का अट्रैक्शन ज्यादा होता है थैलियम के न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इसमें 5d के साथ साथ 4f भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और जब 4f भी प्रेजेंट होता है तो जैसे कि डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, सिमिलरली 4f का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो और भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, तो इसका और भी पुअर शील्डिंग होता है, जिसके चलते 6s2 का जो अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है हेलियम के न्यूक्लियस के साथ एज कम्पेयर टू 4s2 5s2। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा इनर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू गैलियम इंडियम, और 6s2 का इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा अट्रैक्ट होता है हेलियम न्यूक्लियस के साथ, दैट मीन्स उस केस में हेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका मोस्टली केस में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है। हम बोलते हैं कि इसमें जो स्टेबिलिटी रहेगा, ये पॉइंट में लिखे भी होंगे कि टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज है डाउनवर्ड। स्क्रीन विजिबल नहीं है सब लोगों को, सर है विजिबल। विजिबल है। बताओ ना उसका अभी विजिबल है, लोगों को दिक्कत हो रहा था, चलो ठीक है अभी क्लियर है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, चलो ठीक है क्लियर है अभी। अब इसका जस्ट उल्टा
कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, स्टेबिलिटी क्या होता है, अपवर्ड इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड। ये क्लियर है यहाँ पे है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सिमिलर टाइप का रहेगा। देखते हैं और भी 2-3 एग्जांपल आए तो और भी क्लियर होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, तो मैं इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे फ्रेम कर दूं इस टाइप से। अगर यहाँ पे देखिए आ रहा है तुम्हारा इसमें LX3, कोई भी एक्सम कोई भी हेलोजन हो, GaX3, INX3 और TLX3, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा इसमें बताओ तुम। इसमें मैं अगर नंबरिंग कर दूं ये 1 2 3 4, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? बहुत सोच के बताओ इसमें। अब यहाँ पे करना क्या था इसे क्वेश्चन में कि LX3, GX3, INX3 और TLX3, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लोगों का आंसर आ भी रहा है, थोड़ा सा और सोचना है इसमें। लोगों का आंसर यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो हेलोजन का जनरली क्या होता है, -1, एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा इसमें, +3, गैलियम का भी क्या होगा, +3, क्योंकि X जो भी हेलोजन है तो -1, गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +3, इंडियम +3, हेलियम +3। अब सोचो 1 2 3 4 सही है बिल्कुल सब लोगों के। यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा जो मोर स्टेबल होगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, LX3, 1 2 3 4। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आया पूछा गया 2015 या 16 में, इनर्ट का इफेक्ट है। यहाँ पे सोचना था कि गैलियम +3 में मोर स्टेबल होता है देन इंडियम देन हेलियम। हेलियम किस में ज्यादा स्टेबल होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसा जब क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इनर्ट का इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये समझ में आना चाहिए वहां पे। और ऑर्डर क्या जाता है, 1 2 3 4। इस पॉइंट के बेसिस पे जो ये पॉइंट लिखे थे इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ तक तो कॉपी भी किया होगा, एक बस ये क्वेश्चन एड कर लेना था इसमें सब लोगों को। तो ठीक है, कॉपी भी कर लिया होगा यहाँ तक। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी टाइप का आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे ये ग्रुप 13 का था। ग्रुप 14 का अगर लिया जाए यहाँ पे, तो ग्रुप 14 की बात करूं यहाँ पे, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। इसका सबका अगर कन्फिग्रेशन लिखते हो यहाँ पे है, कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ मैं आउटर मोस्ट लिखूं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, 2s2 2p2, 3s2 3p2। जर्मेनियम का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर भी पता हो, 6 14 32। SN का क्या आ जाएगा इसमें, 50 और 82। जर्मेनियम का क्या रहेगा इसमें, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। जो पिछला एग्जांपल था उसी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यहाँ पे 6p में, 5p 4p जो भी आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखना है कि इनर्ट का इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर कि n का वैल्यू 4, दैट मींस इस केस से यहाँ पे इनर्ट का इफेक्ट लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, यहाँ से 3d स्टार्ट होता है, d ऑर्बिटल यहाँ से स्टार्ट होता है।
और हम लोग ये भी पॉइंट लिखे होंगे कि मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट में ही शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बाकी किसी केस में नहीं। अब यहाँ भी सेम लॉजिक, जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन है, 5s2 का इलेक्ट्रॉन है, 6s2 का इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका पुअर शील्डिंग होता है, वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि 4s2, 5s2, 6s2 है। इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस के साथ, जर्मेनियम के न्यूक्लियस के साथ SN3। और जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता तो हम बोलते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स पेयर में इनर्ट हो जाता है। और जब पेयर में इनर्ट हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ही नहीं, सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। और दो ही इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे? +2। +2। SN का +2 और लेड का भी क्या रहेगा इसमें? +2। क्लियर है? अब यहाँ भी कुछ केस होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे अभी, जिसमें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जाएगा, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +4 +4। ये तो दो बाहर जा ही रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये भी बाहर जाएगा, तो दैट मीन्स 2 + 2 +4, SN का +4 और PB का भी +4। क्लियर है यहाँ पे? है तो जो जर्मेनियम SN/Pb है, ये भी दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो करता है, +2 एंड +4। क्लियर है यहाँ पे? है अब ये +1 +3 नहीं रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, या तो फिर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो +2 शो करेगा या फिर +4। और इसके लिए भी सेम पॉइंट, जो Pb है, इसका जो इलेक्ट्रॉन था 6s2 का, इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा लेड के न्यूक्लियस के साथ। दैट मीन्स जो लेड है Pb जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल है। इसमें भी सेम पॉइंट जो हम लोग लिखे हुए थे, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, एरो नीचे लगा दैट इंक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ। और इसका जस्ट उल्टा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स +4 में क्या होगा? स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड। ये एग्जांपल तुम लोग लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, सिमिलर टाइप का वो भी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब यहाँ पे खुद से सोच के बताओगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस तो इनर्ट इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों इनर्ट इफेक्ट शो करता है। इसका कौन कौन सा ऑक्सीडेशन ये स्टेट शो करेगा? बाकी उसको नोट भी करो पहले। तो सब लोग कर सकते हो इसमें। इसका एटॉमिक नंबर इसके जस्ट आगे के ऐड कर देते हैं। कार्बन का जो आ रहा था इसका 7, 15 इस टाइप से ऐड कर देते हैं यहाँ पे। आर्सेनिक का क्या आता था? 33, एंटीमनी 51 और ये 83। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इसके तरह, क्योंकि ये +2 +4 कर रहा था। सो सिमिलरली आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? सर +3 एंड +5। +3 and +5। सही है, बिल्कुल। +3 एंड +5। जैसे कन्फिग्रेशन लिखते हैं, मैं सिर्फ इसका लिख दूं आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। ये क्या जाता है यहाँ पे? है 4s2 4p3, 5s2 5p3। देखो जितना कन्फिग्रेशन तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़े होगे, उससे ज्यादा यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। 5p3, ये क्या होगा? 6s2 6p3।
यहाँ पर भी क्या हो, जब ये इनर्ट हो जाता है 4s2 का इलेक्ट्रॉन 5s2 का 6s का इलेक्ट्रॉन जब इनर्ट हो जाएगा पेयर में, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। उस केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +3। एंटीमनी का भी क्या रहेगा, +3, और बिस्मथ का भी +3। बट कुछ केस है जो अभी हम जस्ट इस एग्जांपल के बाद देख रहे हैं, कुछ केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाता है। उस केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्योंकि 3 + 2 4 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, +5। एंटीमनी भी क्या रहेगा, +5, और बिस्मथ भी +5, दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। अब क्या होता है इसमें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थिति क्या होगा, डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें 6s2 बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से। मैक्सिमम केस में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। दैट मींस बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, स्थिति डाउनवर्ड इंक्रीज डाउनवर्ड। स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउनवर्ड, इसका जस्ट उल्टा इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज अपवर्ड। चलो क्लियर है सब लोगों को अभी नट का इफेक्ट। और भी कुछ इसका एक्सेप्शनल केस है, उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। अब इसमें एक पॉइंट ये बताओगे तुम लोग, उसमें यहाँ पे हम लोग +3 एंड +5। अब यहाँ पे देखना, मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि जैसे कि आर्सेनिक, चाहे हम लोग बिस्मथ की बात करें, तो बिस्मथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, +3 या +5 में, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड। दैट मीन्स बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, जबकि आर्सेनिक आर्सेनिक किसमें मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे +5 में। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे जर्मेनियम एंड पीबी की बात करें, यहाँ पे हम लोग, इसमें जो पीबी है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होगा, +2 में, और +4 में लेस स्टेबल होता है लेड। एंड सेम बिस्मथ के लिए। तो ठीक है, वो पॉइंट हम लोग फिर और भी लिखेंगे, यहाँ पे क्लियर होगा ये कि पीबी +4 ऑक्सीडेशन, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल है। तो पीबी +4 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, +2 में। मैं लिख देता हूँ, एक खुद ही क्लियर हो जाएगा कि पीबी +4 एंड Bi+5, that means Pb+4 oxidation state में and bismuth +5 compounds are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कि Pb+4 एंड Bi+5, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कि लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो Pb+4 एंड बिस्मथ +5 में स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल किस में होगा, +2 एंड +3 में। अगर बिस्मथ की बात करें, ये +4 से +2 में आना चाहता है लेड, क्योंकि +2 में ही मोर स्टेबल है। और जब ये Pb+4 से +2 में आ रहा है, क्योंकि +2 में स्टेबल है, इसका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अगर +4 से +2 में आ रहा है, रिडक्शन। इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, बट दूसरे को क्या करेगा ये,
ऑक्सीडाइज, Oxidize. ऐसा कुछ पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, तो खुद तो रिड्यूस होगा और Yes, sir. दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये पॉइंट सबको कि Pb +4 एंड बिस्मथ +5 स्टेट में कोई कंपाउंड अगर बन रहा है वहां पे, वो कैसे एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद तो रिड्यूस होना चाहेगा, +2 में आना चाहेगा और ये बिस्मथ +3 में आना चाहेगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो। एक दो पॉइंट और भी उसको भी हम नोट करते हैं अभी। कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? बताओ, सब लोग बताओ, कॉपी कर चुके यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि Pb+4, तो यहाँ से स्टार्ट करो। इसमें हेलियम से हेलियम +3। अब यहाँ पे देखना है कि पी ब्लॉक में भी जो इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है, मेनली ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, इसी का जो एलिमेंट्स है। तो जो मैंने 3 एग्जांपल लिया था, सिर्फ इसी केस में इनर्ट का इफेक्ट होता है, बाकी केस में इनर्ट का इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो मैंने एग्जांपल लिया ग्रुप 13 दैट मीन बोरन फैमिली का, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली का, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली का, उसी का जो लास्ट का 3 एलिमेंट है वही इनर्ट का इफेक्ट शो कर पाता है। तो हेलियम +3, लेड +4 एंड बिस्मथ +5। अब एक पॉइंट ये आ रहा था, मैंने बताया भी था कि हेलियम, लेड एंड बिस्मथ, ये जो रहा था इस केस में, उस केस में ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी करता था, वो 2 इलेक्ट्रॉन में बाहर जा पाता है, जो कि 4s2, 5s2, 6s2 का था। तो किन कंडीशन में होता है, इसलिए पॉइंट्स है, फॉर्म्स कंपाउंड विद compounds with higher electronegative atom, higher electronegative atom, higher electronegative atom like oxygen and chlorine। क्या है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब ये टर्म जो आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो लोग 9th-10th में पढ़े हो कुछ आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है, उस एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि हम लोग सेकेंड ईयर 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब टॉपिक आएगा वहां पे जो देखना है कि थैलियम, लेड या बिस्मथ, वो +3, +4, +5 में भी, एक मैंने पीछे बताया था यहाँ पे, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो रहता है जर्मेनियम या एसएन या पीबी, मोस्टली केस में क्या होता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट कुछ केस होता है जिसमें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है और वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर पाता है उसके साथ। तो कौन सा एटम है जिसके साथ की ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इसका 2 इलेक्ट्रॉन करता है, वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये याद रखना है। इसलिए एक क्वेश्चन ये आ रहा, मैंने अभी क्लियर किया था कि 16, 17, 18 ग्रुप का जो भी एलिमेंट है वो इनर्ट का इफेक्ट शो नहीं करता है, तो उसमें मेनली ये क्या रहेगा, सिर्फ इसी 3 का। पी ब्लॉक में भी सिर्फ 13, 14, 15 ग्रुप का एलिमेंट इनर्ट का इफेक्ट शो करता है, ये भी याद रखना है। इस केस में यहाँ पे जो आ रहा था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वो किस केस में बाहर जाता है, जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ
बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, देन ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है। इस पॉइंट पे ये मीनिंग आ रहा हो जो नो लिबरेट है अभी, थैलियम +3, लेड +4, बिस्मथ +5 नहीं, बिल्कुल डी ब्लॉक का एलिमेंट इनर्ट इफेक्ट शो नहीं करता है। उसका जो वेरिएबल वैलेंसी होता है उसका अलग रीजन है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इनर्ट कैरेक्टर के कारण वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो ठीक है, इस पॉइंट का मीनिंग क्लियर हुआ। जो थैलियम, लेड या बिस्मथ +5, क्योंकि ये तीनों क्या होता है जनरली, थैलियम मोर स्टेबल किस में होता है? +1 में, तो मैक्सिमम कंपाउंड थैलियम का +1 में रहेगा। लेड किस में ज्यादा स्टेबल होता है? +2 में, तो लेड का मैक्सिमम कंपाउंड जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। बिस्मथ किस में मोर स्टेबल है? +3 में, इसका मैक्सिमम जो कंपाउंड होगा +3 में रहेगा। बट ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब वो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। क्लियर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऑक्सीजन फ्लोरीन रहा तभी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, उसमें कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंपाउंड compounds like PlF3, हेलियम यहाँ पे क्या कर रहा है? F के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। Pl2O3, नेक्स्ट है इसमें PbF4, BiF5 exist, but exist in nature while compounds like PbI4, PbBr4, BiBr5, BiCl5 do not exist. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखना क्या, थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? +3, यहाँ पर भी थैलियम का +3, लेड का क्या आ रहा है इसमें? +4। इसमें 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते थे यहाँ पे कि लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इस टाइप से दिखा सकते थे एक एग्जांपल ऑफ PbO2। +2 में तो करता ही है जब ऑक्सीजन होगा, बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। दैट मीन इसमें ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाता है नेचर में। जबकि PbI4, तो PB का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +4, जबकि कंडीशन क्या था? सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ये सब एग्जिस्ट नहीं कर पाता नेचर में। क्लियर है? यहाँ पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता है। तो थैलियम, Pb एंड बिस्मथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। लास्ट कंपाउंड ये PbO2 में लिखा था, यहाँ इसी में कॉमा दे करके BiF5 के बाद या PbF4 के बाद ये PbO2 ऐड कर लेते हैं। तो PbO2 में Pb का बताओ सर वो BiCl5। हाँ बिल्कुल, ये BiCl5 है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जैसे कि TlI3 आ रहा है यहाँ पर, तो जो TlI3 होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कंपाउंड अगर ब्रेक होता है तो किस फॉर्म में ब्रेक होना चाहेगा?
ये एक एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे इसको याद रखना था कि PlI3 जो आ रहा है यहाँ पे, जब ये डिसोसिएट होता है इस फॉर्म में डिसोसिएट होता है Pl+1 एंड I3-1, जबकि होना क्या चाहिए था नॉर्मली यहाँ पे है Pl+3 एंड I-, बट इस टाइप से नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस टाइप से क्यों होता है कि थैलियम इसमें ज्यादा स्टेबल होगा +1 या +3 में, +1 में। +1 थैलियम +1 में जाकर के देखो फर्स्ट एग्जांपल है कि थैलियम +1 में मोर स्टेबल होता है, दैट मीन्स Tl जब ब्रेक भी होगा तो Tl+ एंड I3-, इस टाइप से ब्रेक होता है ये एनी कंपाउंड जो रहता है। क्लियर है यहाँ पे है, इस टाइप से इसको सोचना था। मैंने यहाँ पे बताया था ये कि सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही क्यों करता है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा था कि हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे तो फिर ये चीजें और भी क्लियर होगा, क्योंकि सिर्फ उसी के साथ क्यों करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन पता हो उनके लिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसके चलते ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। तो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये जो 2-3 पॉइंट्स लास्ट में मैंने बताया था इसको भी याद रखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक रेडियस। तो ठीक है, सब लोग कॉपी कर चुके हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अपने एटॉमिक रेडियस को अगर डिफाइन करो, ये तो सब लोग पढ़े होंगे कि एटॉमिक रेडियस एटम का रेडियस जो रहेगा इसमें, तो जो अगर एटम ये आ रहा है यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस आ रहा है यहाँ पे, तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या रहेगा यहाँ से, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या रहेगा इसमें एटॉमिक रेडियस। इसका डिफिनेशन एक सिंपल देख लोगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between the outermost orbit containing the electron, the distance between outermost orbit containing the electron and nucleus, containing the electron and a nucleus। तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, इसको ध्यान दीजिए। एटॉमिक रेडियस डिफिनेशन तो सिंपल सा था। फर्स्ट पार्ट है इसमें कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड वन मेटालिक रेडियस, थर्ड वन वेंडर वाल रेडियस। तुम लोगों को बुकलेट अभी भी नहीं मिला है क्या इसका पीरियोडिक टेबल का? नो सर।
ठीक है, अभी नहीं मिला है तो आज मैं सेंटर पे जाता हूँ, फिर सेंटर पे जाने के बाद मैं देखता हूँ अगर होगा तो, या फिर उसका कुछ पीडीएफ बना करके मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ इवनिंग तक। जो सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, एक भी कॉपी होगा तो होगा वहाँ पे, मैं देख लूंगा उसका, मैं तुम लोगों को पीडीएफ बना करके मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ। वेंडर वॉल रेडियस, अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि कोवलेंट रेडियस क्या होगा, मेटालिक रेडियस क्या होगा और वेंडर वॉल रेडियस क्या रहेगा इसमें। तो ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ अवेलेबल है रेजो सर पे तो वहाँ से देख सकते हो फिर। तो ठीक है, तो फिर वहाँ से देखो, अभी तत्काल अगर वैसे तो आ जाना चाहिए, फिर भी अगर डिले हो रहा है तो तत्काल वहाँ से तुम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं इसमें फिर कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, अब देखना कि कोवलेंट रेडियस, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कि कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड सबको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। दैट मीन्स मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, it is one half of the distance between the, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बिटवीन। मैंने ऊपर भी वर्ड यूज किया था, इसका क्वेश्चन मीनिंग क्या है, बिटवीन। इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई in bracket of like atoms bonded by a single covalent bond, bonded by a single covalent bond। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसका मीनिंग देखना था कि जो कोवेलेंट रेडियस होता है, एक अगर एटम ये आ रहा है यहाँ पे है, एक एटम अगर ये आ रहा है, दूसरा एटम क्या होगा इस टाइप से, ये कोई एटम एक्स है और ये भी क्या लाइक एटम, दैट मीन सेम एटम, एक्स और एक्स आ रहा है। इस एटम का क्या आ रहा था यहाँ पे, एक ये न्यूक्लियस होगा और इस एटम का ये न्यूक्लियस आ रहा है यहाँ पे। इसका जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स। दो एटम का जो सेंटर है, दैट मीन्स दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, उसको अगर हाफ हाफ कर दोगे तो वही क्या आ जाता है, कोवेलेंट रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टू। इसको अगर मैं मान लूँ इस सेंटर को कुछ नेम दे दूँ ए और इसको कुछ नेम दे दूँ मैं यहाँ पे बी, इस सेंटर को और इस सेंटर को, यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियस आता है यहाँ पे आर, जो हम बोलते हैं आर कोवेलेंट, इस टाइप से इसको लिख सकते हो, आर कोवेलेंट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे जो रहेगा इस केस में कि जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है उसको टू से डिवाइड करने के बाद हाफ करना है वहाँ पे, दैट मीन्स वो जो निकल के आता है वो क्या रहेगा, कोवेलेंट रेडियस। अब इस टाइप हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, एक थ्योरी आता है केमिकल बॉन्डिंग जब स्टार्ट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से होता है, कि ओवरलैपिंग करता हुआ दिखा रहे हैं दो एटम को यहाँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस मीन्स दो एटम को ओवरलैप करता हुआ दिखाना है यहाँ पे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच का, उसका जो हाफ होगा वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस।
बिल्कुल ये क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ रहेगा वहां पे। एग्जाम में तुम्हें ऐसा कुछ फाइंड नहीं करना रहेगा। ये यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही नहीं जाएगा। बट अगर पूछा जाता है वहां पे ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट रेडियस अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसे डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो मैंने यहाँ पे बस समझना है कि एक्चुअल में होता है क्या है, डिफाइन के लिए क्या है। तीनों में कंपेरिजन भी देखेंगे किसका कौन सा रेडियस लार्जर होता है, कौन सा स्मॉलर होता है। इसको नोट करो, इसमें बस यहाँ पे डिफिनेशन देखना है। बेसिकली यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उस केस में रेडियस देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो सिंगल एटम का तो एटॉमिक रेडियस आ ही गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली एक ही एटम का देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बट वो अगर बॉन्डेड फॉर्म में है तो फिर कैसे देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाए कि यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, उस केस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं O2 मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही ऑप्शन का तो देखना है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। उसके लिए हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आर मीन्स रेडियस, वैसे भी नॉर्मली मैथ्स में पढ़ते होगा आर मीन्स क्या होता है रेडियस। आर कोवेलेंट का मतलब क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। ये चीजें तो इतना क्लियर होना चाहिए था। आर मीन्स क्या यहाँ पे रेडियस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि कोवेलेंट रेडियस। अब एक पॉइंट ये बताओगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, या नॉन मेटल नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल। तो बेसिकली ये जो यूज होता है कोवेलेंट रेडियस इज, कोवेलेंट रेडियस इज जनरली used for non-metal। ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो कोवेलेंट रेडियस हम लोग देखते हैं या यूज करते हैं तो जनरली किस केस में, नॉन मेटल्स के केस में, क्योंकि नॉन मेटल्स ही तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली ये जो कोवेलेंट रेडियस जो डिफाइन होता है वो किसके लिए होता है, मैंने लिखा था यहाँ पे लाइक एटम, दैट मीन सेम एटम। बट अगर डिफरेंट भी रहा यहाँ पे, तो अगर डिफरेंट रहा यहाँ पे पॉइंट लिख लेते नीचे तुम लोग यहाँ पे, और हेट्रो एटम, मान लो जी कि एक H और एक Cl है, उस केस में क्या डिसाइड करेंगे। और हेट्रो एटम्स, उस केस में जो रहेगा तुम्हारा DAB, दैट मीन डिस्टेंस AB, वहां पे एक क्या रहेगा, आर स्टेप लिख सकते हो RA प्लस RB। दैट मीन्स कोई भी एक एटम मैंने यहाँ पे A लिया हुआ इस टाइप से, एटम को A और कोई B है, यहाँ पे DAB इक्वल टू RA प्लस RB। इसका जो एटॉमिक आएगा यहाँ पे RA, दैट मीन्स यहाँ पे RA प्लस RB। यहाँ पे जो R कोवेलेंट आता है, बट जनरली ये किसके लिए डिफाइन होता है, लाइक एटम्स के लिए। बट कुछ बुक में अलग से भी दिया रहता है यहाँ पे कि हेट्रो एटम्स के लिए अगर डिफाइन करना हो कोवेलेंट रेडियस तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे देख पाते हैं। जो ए का रेडियस होगा, ए एटम का और बी एटम का जो रेडियस होगा RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2, वो क्या आ जाएगा उस केस में, कोवेलेंट रेडियस केस में, जब हेट्रो एटम होगा। बट मोस्टली ये किसके लिए रहता है, लाइक एटम्स के लिए, दैट मीन सेम एटम्स के लिए। लाइक एटम्स या होमो एटम्स बोलो अगर यहाँ पे हेट्रो लिख रहे हो। इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं इसमें मेटालिक रेडियस क्या होता है।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डिफिनेशन में है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसी के लिए डिफाइन किया गया वहाँ पे। लेकिन दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो डिफिनेशन नहीं आ रहा है कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कर रहे हैं। बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, किसी टाइप से हो सकता है, बट ये जो डिफाइन किया गया कोवेलेंट रेडियस, ये सिंगल बॉन्ड के लिए डिफाइन किया जाता है। बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आप उसमें भी सेम तरीके से करना है। बाकी ये हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक एक्सप्लेनेशन जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं वो ओवरलैपिंग करता हुआ दोनों एटम को। जब हम लोग, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहता है केमिकल बॉन्डिंग में, उसको पाने के बाद और ये चीजें और भी क्लियर होगा यहाँ पे। इसको ओवरलैपिंग करके क्यों दिखा रहे हैं दोनों एटम का। सर बताओ। सर वो हेटेरो एटम्स का r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB/2 वो नहीं समझे। यहाँ पे देखने के एक क्वेश्चन आ रहा था कि आईने के जैसा, बिल्कुल ये आईने के जैसा होगा अगर हेटेरो एटम्स रहेगा वहाँ पे। इसमें देख लो, मान लो कि यहाँ पे RA, इसका डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहेगा, इसमें सिर्फ ए एटम की बात करें, इसमें तुम्हारा एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा RA। इसकी सिर्फ बात करें बी एटम की, इसका क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा RB। क्लियर है यहाँ पे है, लेकिन इधर भी देख यस सकते थे, ये RA तुम्हारा यहाँ तक आएगा और इसमें RB कहाँ तक आएगा, इस पोजिशन तक तुम्हारा RB आएगा। RA डेट में इसमें दोनों का अलग अलग देखते हैं कि RA और RB, ये डिस्टेंस AB आ जाता है यहाँ पे, AB RA प्लस RB, और ये फिर जो दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे RA प्लस RB, दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है उसको ऐड करने के बाद अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो फिर वो कोवेलेंट रेडियस आ पाएगा। बट ये अलग से रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेनली लाइक एटम्स के लिए डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ था, इसी के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, बट कुछ बुकलेट में अलग भी दिया जाता है इस टाइप से। यहाँ पर याद रखना कि हेटेरो एटम्स के लिए भी अगर दिया जाए तो इस तरीके से पूछना है। सर। हाँ, बताओ। सर वो r कोवेलेंट मतलब वो किसी एक का रेडियस निकलता है क्या फिर वो? बिल्कुल, RA का मतलब क्या है, किसी एक एटम का आ रहा है यहाँ पे, और RB का मतलब क्या आ रहा है, इस B एटम का आ रहा है यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पे RA का मतलब A एटम का रेडियस और B का मतलब RB का मतलब B एटम का रेडियस। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, फिर यहाँ तक कॉपी भी कर लिए होगे सब लोग। नेक्स्ट है इसमें मेटालिक रेडियस। तीनों पढ़ लेंगे तो और भी कुछ क्लियर ज्यादा होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है वहाँ पे। तो तुम एक ही पढ़े कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है इसमें मेटालिक रेडियस। सेकेंड वन, और नाम से क्लियर है कि मेटालिक रेडियस किसके लिए यूज कर रहे होंगे हम लोग जनरली, मेटल्स के लिए, जबकि कोवेलेंट रेडियस किसके लिए यूज करते हैं जनरली, नॉन मेटल्स के लिए। मेटालिक रेडियस, अब इसमें जो होता है इसका डायग्राम अगर मैं पहले ड्रॉ करूं यहाँ पे, इसमें अगर कोई एक एटम ए आ रहा है यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई दूसरा एटम भी यही आ रहा हो या कोई दूसरा भी हो यहाँ पे है ए, और यहाँ पर ए ही हो, यहाँ पर जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, अब इसको कुछ भी इंडिकेट कर लो यहाँ पे, पी कुछ भी दे दो यहाँ पे, इस सेंटर को नाम पी दे दो और इसको क्यू दे दो यहाँ पे। यहाँ पर जो आर मेटालिक होगा तुम्हारा, इट मींस मेटालिक रेडियस इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये जो डिफाइन किया जाता है ये क्या होता है, मेटालिक रेडियस। मैं प्रॉपर डिफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या होगा, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस distance between the nuclei of two atoms, the nuclei of two atoms
we have two adjacent metal atoms. Two adjacent metal atoms. In the metallic crystal lattice. In the metallic crystal lattice. अगर कोई एक सेम एटम है वहां पे, वो उसका रेडियस भी क्या रहेगा, वहां पे सेम ही रहेगा वो। दैट मीन्स वो मुझे एज्यूम करके चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगा तो फिर हम लोग कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। हम जो भी एज्यूम करेंगे इसमें अगर सेम एटम है तो उस एक ही, अगर एक एटम है वहां पे है तो वो सेमी रेडियस रहेगा वहां पे। बाकी कुछ चीजें वो अफेक्ट कर सकता है, अगर दूसरे एटम के साथ, अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वहां पे है, कुछ अफेक्ट हो सकता है, बट हम लोग जो मान के चलेंगे वो एक ही रहेगा कि एक एटम का जो रेडियस होगा वो एक ही हम लोग एज्यूम करके चलेंगे वहां पे। दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चलना होता है। नहीं तो फिर एक ही एटम अलग अलग दूसरे दूसरे एटम के साथ वहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो फिर चेंज होता रहेगा वहां पे। उसका हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू लेकर के चलना। नहीं, इसमें होमोलोगस का कुछ कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग कोवलेंट मेटालिक में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये चीजें क्लियर हो, दोनों में बस डिफरेंस ये था कोवलेंट एंड मेटालिक में कि जब हम लोग जब स्ट्रक्चर से देखोगे, इसमें एक वर्ड आ रहा था कि मेटालिक क्रिस्टल लेटिस। इसमें जो क्रिस्टल लेटिस होता है, इसमें जो मेटल का अरेंजमेंट होता है, जो कि एक अलग चैप्टर है, 12th में पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उसमें जो मेटल का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है वहां पे। जो तुम्हारा मेटल्स का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, उन चीजों को हम उतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हमारा एक चैप्टर रहेगा सॉलिड स्टेट, 12th का पार्ट है। इसमें किसी भी दो एटम को हम यहाँ पे देख रहे हैं, किसी भी दो एटम को यहाँ पे, और मेटल जब भी मेटालिक रेडियस होता है इसमें ओवरलैपिंग नहीं करता है, इसमें सिर्फ एडजेसेंट वर्ड यूज करता है, टू एडजेसेंट मेटल एटम। इसमें किसी भी दो एटम को देख लोगे यहाँ पे है, इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई टू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो वही क्या रहता है इसमें मेटालिक रेडियस। ये रहा यहाँ पे है, ये डिटेल आगे का पार्ट है कि मेटालिक क्रिस्टल लैटिस का क्या मीनिंग है। तो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस का मतलब कि जो मेटल का अरेंजमेंट होता है इस तरीके का होता है वहाँ पर। इसी में से मैंने किसी दो एटम को यहाँ पे मैग्नीफाई करके यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू डिवाइडेड बाई टू, ये क्या रहेगा मेटालिक। लेटिस है, ये क्या है, क्रिस्टल लेटिस, मेटालिक क्रिस्टल लेटिस। उसका मीनिंग क्या आ रहा था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। इस टाइप से अगर आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, एक पॉइंट में बस नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेटल, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेटल। नेक्स्ट है इसमें वेंडर वाल रेडियस। थर्ड वन, वेंडर वाल रेडियस। वेंडर वाल रेडियस का भी मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे, इट इज, डायग्राम में हटा रेस का रेफरेंस का बहुत ज्यादा यूज है नहीं, it is one half of the distance
it is 1/2 of the internuclear distance. Internuclear distance between. It is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms. Two adjacent atoms. Between two adjacent atoms in two nearest neighboring molecules. In two nearest neighboring molecules. देखते हैं यहाँ पे neighboring molecule of the substance. In a solid state. देखते हैं डिफिनेशन जो भी आ रहा है एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ वहां से क्लियर होगा उस केस में। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था कि टू नियरेस्ट नेबरिंग मोलिक्यूल। इस केस में क्या रहेगा यहाँ पे? ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ये कोई एक एटम है और अब ये एक एटम और आ गया। अब एक ये मोलिक्यूल के फॉर्म में आ गया ये क्लियर यहाँ पे है। अब क्या होता है एक दूसरा मोलिक्यूल आएगा इसका नेबरिंग मोलिक्यूल तो कोई भी दूसरा मोलिक्यूल होगा और इसके बीच में भी इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। अब यहाँ जो रेडियस होता है इस केस में ये आ रहा और एक यहाँ पे है। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे तो मान लो कि पी और ये क्या क्यू हो। अब यहाँ पे जो आर वैंडरवाल होता है यहाँ पे आर वैंडरवाल ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप से यहाँ पे जो डिफिनेशन था इट इज वन ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो टू एडजेसेंट एटम तो ये एक एटम और एक ये एटम इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये जो दोनों एटम है जो कि दो मॉलिक्यूल का एटम है ये इंडिविजुअल एटम नहीं है ये एक अलग मॉलिक्यूल है और एक ही अलग मॉलिक्यूल है। इसका जो नेबरिंग एटम है यहाँ पे है कि दोनों एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वैन डर वाल आता है। ये 3 डायग्राम है जो कि माइंड में फिट कर लोगे इसी के बेसिस पे हम लोग कोवेलेंट मेटालिक और वैन डर वाल। एक क्वेश्चन आता है सर कि ये मेटालिक तो मेटल्स के लिए यूज कर रहे थे कोवेलेंट नॉन मेटल्स के लिए ये वैन डर वाल रेडियस किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे है यहाँ पर भी एक पॉइंट लिख लोगे इट इज मेनली यूज्ड फॉर is mainly used for novel gases and नॉन मेटल के भी यूज किया जाता है। ये मेटल्स के लिए कभी यूज नहीं किया जाता। बट मैं एक पॉइंट यहाँ पर भी क्लियर करता हूँ कि नॉन मेटल्स के लिए मेनली कौन सा रेडियस होता है कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस के लिए मेनली क्या कब यूज करते हैं नोबल गैसेस के लिए या फिर नॉन मेटल्स के लिए भी यूज किया जाता है वैन डर वाल रेडियस। यहाँ पे बस ये दिखाना कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में दो जो एटम आ रहा है ये और ये इसका मतलब है कि ये दोनों क्या आ रहा है एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है एक ये मॉलिक्यूल और एक ये। बताओ सर वो डेफिनेशन में लिखा है कि सर सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट और सर गैसेस और नॉन मेटल्स तो जनरली सॉलिड में होती नहीं है ना तो डिफाइन कैसे करते हैं? नहीं यहाँ पे ये जो आ रहा है वैन डर वाल रेडियस ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे ये जो भी आ रहा है इस केस में यहाँ पे
तो हम लोग उसको जो ऐसा नहीं कोई एग्जिस्ट करता है उस केस में वहाँ पे गैसियस, बट हम जो मेनली देखते हैं यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में ही हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। और गैसियस में तो फिर डिफाइन गैस फॉर्म में है, गैस फेज में है, उसको डिफाइन कैसे करोगे, एक्यूरेट कैसे लोगे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसको सॉलिड स्टेट में पहले लाना पड़ेगा तो ही फिर हम लोग उसको ओके डिफाइन सर। कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि गैसियस फेज में है उसमें तो हम लोग डिफाइन कुछ कर ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं चलेगा, कहीं ना ओके कहीं उसमें वो सॉलिड स्टेट में फिर सॉलिड फेज में लाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस केस में, तीनों रेडियस में से कौन सा रेडियस स्मॉलर होगा, कौन सा लार्जर होगा, यहाँ तक नोट करो इसको। बाकी इससे क्वेश्चन की डिफिनेशन सिर्फ देखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेटालिक, कोवलेंट, वैन डर वाल, क्योंकि डिफिनेशन ये बस समझना है कि तीनों होता क्या है। क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग करते हैं अभी, वही मैं बता रहा हूँ इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मैं बताता हूँ वहाँ पर। बाकी कुछ लोग बता रहे हो कि इसमें लार्जर कौन सा हो, बिल्कुल करेक्ट है, वैन डर वाल इसमें सबसे ज्यादा लार्ज होता है। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? लोग सही है, ऑर्डर सही आ रहा सब लोगों का, वैन डर वाल, मेटालिक, देन कोवेलेंट। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब इसमें ओवरऑल अगर बात किया जाए इसमें, तो जो आर वेंडर वाल होता है इसमें, ओवरऑल रेडियस की बात अगर किया जाए इसमें, जो आर वेंडर वाल होगा हमारा ग्रेटर देन आर मेटालिक ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ये एक रिलेशन याद रखना है अपने को यहाँ पे। अब कोई एटम आता तो हम लोग वहां पे निकालने नहीं जाएंगे, बट एक रिलेशन याद रखना है कि वेंडर वाल रेडियस सबसे ज्यादा लार्ज होता है मेटालिक एंड कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट में क्या होता है एक्चुअल में वो ओवरलैपिंग हो रहा होता है, और जब ओवरलैपिंग होता होगा, जबकि मेटालिक में क्या होता है जस्ट उसके एडजेसेंट में, तो मैं डायग्राम भी दिखाऊं यहाँ पे, इसमें क्या कर रहा था ओवरलैप कर रहा होता है, और जब ओवरलैप करे तो ऑब्वियस सी बात है कि साइज क्या होगा इसका, स्मॉल होगा, जबकि मेटालिक में बस एडजेसेंट हम वो दिखाते हैं, ओवरलैपिंग नहीं दिखाते हैं। और वेंडर वाल में भी क्या होता है एडजेसेंट ही होता है बेसिकली, और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इसका रिपल्सन वगैरह भी कुछ ज्यादा होगा, जिसके चलते यहाँ पे इसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है वेंडर वाल। एक ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इसको एक याद रखना है। बाकी वो देखते हैं, वो पार्ट तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं अभी, वहाँ पर उस पर आते हैं कि सर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या रहेगा, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। नेक्स्ट है इसमें कि इन अ ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि लिथियम हो, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कोई भी मैं एक ग्रुप का ले रहा हूँ एक एलिमेंट सीजियम, इसमें जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, इसमें एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो क्या होगा, इसमें इंक्रीज करता है। सिंपली मैं एटॉमिक साइज बोल लेता हूँ यहाँ पे, दैट मींस रेडियस। इसमें जो एटॉमिक साइज होगा वो डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, रीजन क्या होगा इसका, एक एक सेल बढ़ता जाता सेल है। इंक्रीजेस। तो ये बिल्कुल ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल या न्यू सेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। क्लियर है? यहाँ पे है किसी कुछ एक्सेप्शन वाला पार्ट रहेगा तो आगे देखेंगे। मान लो कि फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी एटॉमिक साइज अगर पूछा जाए, ये क्या हुआ एक ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप वाइज कुछ याद हो तुम्हें भी पीरियोडिक टेबल में कि फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इसमें भी क्या होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज डाउनवर्ड।
रीजन सेम रहेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, जैसे इससे नीचे नीचे जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो किसका क्या रहता है, आउटर मोस्ट 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, एक नया सेल ऐड होते जा रहा है। 2 मिनट और अगर हम लोग किसी पीरियड, ये तो हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे, इसको कॉपी भी करो जल्दी से। अब किसी अगर ग्रुप में जाए, ये पीरियड में जाते हैं, तो पीरियड की जब भी बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। पहले कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। इसका रीजन भी याद होना, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। इन अ पीरियड, जब भी पीरियड की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब यहाँ पे देखना है कि सब इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जो लोग पहले पढ़ रहे उसमें कुछ बताओ इसमें। लिथियम का। तो सोच के और भी कुछ अलग से कुछ पढ़े हो तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इस केस में। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस केस में, तो साइज जो होता है इस केस में, तो ठीक है, आंसर करेक्ट आ रहा है बिल्कुल, आर्या का वो क्या रहेगा, नियॉन का। देखते हैं वहां पे क्या होता है। इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, तो साइज क्या होता है इसमें, डिक्रीज करता है। देखोगे इसमें जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, तो साइज क्या होता है इसमें, डिक्रीज, साइज डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करता है इसमें, क्योंकि इसमें जब देखोगे सेल नंबर वही है, 2s1, इसमें क्या रहेगा 2s2, 2s2, 2p1, तो सेल नंबर सेकेंड सेल ही रहता है यहाँ पे, और सेकेंड सेल ही अगर रहता है यहाँ पे, तो नया सेल्स तो ऐड नहीं हो रहा है। बट इसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो तो बढ़ते चला गया वहां पे, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका, वो काफी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। तो साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट मीन्स उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियर के साथ इंक्रीज होगा। यहाँ तक जो साइज डिक्रीज करता है वो फ्लोरीन तक की डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल में साइज की बात करो यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा नियॉन का। देखते हैं उसका रीजन क्या होगा, नियॉन का सबसे ज्यादा क्यों होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में। यहाँ पे वो तो हम लोग जनरलाइज कर रहे थे जब लोग कंपेयर कर रहे थे उस केस में। अब यहाँ पे हम लोग उस टाइप से यहाँ पे नहीं देखते हैं, मेटल्स का आ रहा है, हम लोग ओवरऑल जब कंपेयर करते हैं वहां पे है, तो फिर देखते हैं उस केस में एक ही एटम का वहां पे जब आता है। यहाँ पे जो कंपेयर करें वो नॉर्मल करेंगे, वहां पे जो मेटालिक, कोवलेंट और वेंडर वाला आ रहा था वो अलग पार्ट था वहां पे है, तो इंजन वहां पे देख रहे थे। बट यहाँ पे होता क्या है, हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, तो वो भी फैक्टर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि नियॉन का सबसे ज्यादा क्यों है, इसमें जो डिक्रीज करता है वो अप टू फ्लोरीन। तो नियॉन नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, इसमें कौन सा रेडियस देखेंगे हम लोग तीनों में से, वेंडरवाल, एक पॉइंट लिखा है था। नियॉन में क्या होता है, वेंडरवाल रेडियस देखते हैं, और जब वेंडरवाल रेडियस होता है, इसका जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा रहता है। एक पॉइंट ये भी याद रखना, जो हम लोग याद जो बोलते हैं कि डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट साइज, वो कहाँ तक डिक्रीज करेगा, अप टू फ्लोरीन, फ्लोरीन तक ही डिक्रीज करता है।
नोबल गैस जो है उसका सबसे ज्यादा रहेगा। ये भी पॉइंट जनरली टेंथ में अगर नहीं पढ़े तो इसको याद रखना है यहाँ पे कि जो डिक्रीज करता है यहाँ पे वो कहाँ तक डिक्रीज करेगा तुम्हारा अप टू क्लोरीन, नियम का सबसे ज्यादा रहेगा। सर हाँ बताओ। सर ये हम हर पीरियड में ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल हर पीरियड में ऐसे ही करना है। ये मैंने सेकंड पीरियड का लिया है, थर्ड पीरियड का भी रहेगा तो उसी टाइप से रहेगा। क्या ये सर सेकंड पीरियड? हाँ बताओ। सर जो फिर लास्ट है सर एलिमेंट ओजी वो सबसे ज्यादा होगा ना उसका एटॉमिक रेडियस? देखिए यहाँ पे जो कि नियॉन आ रहा है ये सबसे तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो नोबल गैस है उसका सबसे ज्यादा रहेगा हमेशा। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक इसको नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे याद रखना था डिक्रीज करता है तो अब टू नियम तक डिक्रीज कराते रहते हैं वहाँ पे, बट ये नियम का सबसे ज्यादा रहता है, ये सबसे ज्यादा। तो ठीक है मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ इसमें जो नोट नहीं किए। तो ठीक है अब टाइम भी हो रखा है तो मैं यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें सफिशिएंट लेक्चर है। तो जो मेन क्वेश्चन का जो पार्ट होता है तुम्हारा आज के लिए एक इनर्ट का इफेक्ट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है तुम्हें। इनर्ट का इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है फिर स्टार्टिंग का जो हम 2-3 लेक्चर पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट बेसिक पार्ट जरूर है। मतलब बेसिक क्वेश्चन आएगा तो वहां से सॉल्व करता है कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है। पहले कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? बिल्कुल मैं ये अपलोड करता हूँ ये दोनों लेक्चर का। बेसिकली पिछले लेक्चर का भी मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा ट्रेवलिंग कर रहा था नासिक आने के लिए। मैं आज का करता हूँ, आज का भी और पिछले लेक्चर का भी। यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग? चलो ठीक है फिर। तो ठीक है फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इसका होमवर्क भी शुरू कर सकते हो अगर पीडीएफ तुम्हारे पास अगर वहाँ पे ऑनलाइन मिल पा रहा है तो वहाँ पर से अब सॉल्व करना शुरू कर सकते हो इसमें। एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? यहाँ नहीं, ये MnO4। यहाँ पे देखो एक ये क्वेश्चन आती है तो कर सकते हो। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम का हमेशा क्या रहता है +1, इसका निकालना उसका x एज्यूम करो। ऑक्सीजन का क्या रहता है इन जनरल -2 इंटू -2 रहेगा इंटू 4, कुछ नहीं चाहे तो 0, तो x का वैल्यू क्या आता है इसमें +7। ये तो इस टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइप से सोच सकते हो कि ऑक्सीजन का इन जनरल -2 जो जनरल होता है वही लेना है, और पोटेशियम का तो ऑलवेज +1। चलो ठीक है मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूँ यहीं पे। आप बताओ। सर लेकिन अगर H2O2 जैसे कंपाउंड हो गए सर उसमें वो तो याद रखना H2 का पड़ेगा भी कि H2O2 है वहाँ पे, पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड के केस में HOH है, तो ऑक्सीजन का जब पेरोक्साइड हो तो वहाँ पे -1 लेते हैं। वो तो स्ट्रक्चर वाइज तुम्हें याद रखना पड़ेगा वहाँ पे। यस सर। इसमें फिर पेरोक्साइड सर बॉन्ड फिर बनता है, उनमें इसमें किस टाइप का बॉन्ड बनता है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे -1 लेना होगा। सर फिर उनमें वो जनरल नहीं जनरल नहीं रहेगा लेना वहाँ पड़ेगा? पे, वहाँ पे ये अलग है, ये याद रखना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है मैं भी सेशन एंड करता हूँ।